किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। विषय है खेती में बढ़ते कृषि निवेश और किसान की बढ़ती मुश्किलें। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष कोई भी फसल हो, रासायनिक उर्वरकों का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। वर्ष दर वर्ष फसल सुरक्षा रसायनों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। वर्ष दर वर्ष फसलों को पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जिस खेत में कभी आप 2 पानी में खेती कर लेते थे, फिर उसमें 3 पानी हुए, फिर 4 पानी हुए, फिर 6 पानी हुए। ये लगातार जो खेती में निवेश बढ़ रहे हैं उसके अनुसार क्या उपज बढ़ रही है? निवेश तो बढ़ रहे हैं। अब आपको स्वयं से पूछ रहा हूँ, क्या उपज भी बढ़ रही है? तो आपका उत्तर आएगा नहीं। खेती में निवेश बढ़ रहे हैं, उत्पादन लागत अधिक हो गई है, तो क्या जो आपकी उपज है उसका मूल्य बाजार में उसका मूल्य बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। मित्र, आज की तारीख में अगर खेती का समग्र सिनेरियो मैं अध्ययन करता हूँ तो पाता हूँ कि खेती का जो वर्तमान तौर तरीका है उससे किसान को तो कुछ मिल रहा नहीं है। किसी भी फसल के उत्पादन में जो मैं बाजार से निवेश लाना, उसका जो मूल्य है, निवेशों में जो मूल्य मैंने धनराशि खर्च की, यही धनराशि आपको कर्जदार बना रही है। मैं बार बार कहता हूं कि देश का 12 करोड़ किसान कर्ज में डूबा हुआ है और निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो हर सीजन में ये सोचता है कि इस साल शायद मेरा उत्पादन ज़्यादा हो जाए और मुझे उचित मूल्य मिल जाए, तो शायद मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं। वो सोचता है लेकिन होता नहीं है। कई बार हम जो फसल बोए, फसल अच्छी चली, फल फूल अच्छे आए, उत्पादन अच्छा हुआ, लेकिन बाजार गए तो भाव गिर गया, फिर घाटा। कई बार ढेर सारी लागत लग गई, मौसम ने साथ नहीं दिया तो उत्पादन गिर गया, तो भी घाटा। किसान भाइयों, मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ और हमारी इस बात से कई सारे लोग जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपको यूरिया, डीएपी, जिंक, सल्फर, कॉपर बेच रहे हैं, वो मुझसे नाराज़ हैं। जो आपको नाना प्रकार के फसल सुरक्षा रसायन बेच रहे हैं वो मेरी बातों से नाराज़ हैं। जो बोरिंग का सामान बेच रहे हैं वो नाराज़ हैं। यानी बाज़ार में जितनी भी चीज़ें बिक रही हैं, मैं सब की खिलाफत करता हूं और मैं एक चीज़ सिखाता हूं कि किसान को बाज़ार से 1 रुपए का, 1 रुपए का निवेश नहीं लाना। हम यहाँ तक ले जाना चाहते हैं
कि किसान को बाजार से ना अच्छा बीज खरीदना पड़े, ना उर्वरक खरीदने पड़ें, ना पेस्टिसाइड खरीदने पड़ें, ना गहरी बोरिंग करानी पड़ें, ना भारी भरकम मशीनरी की ज़रूरत हो। ऐसा सोच करके जब देश का किसान आगे बढ़ेगा तो खेती में उसको फायदा होगा। अगर आप लागत लगाते रहे, पैदावार बढ़ाते रहे, तो जाहिर सी बात है मूल्य नहीं मिलेगा। फल एवं सब्जियों के केस में मैं अक्सर देखता हूँ कि किसान को फायदा नहीं हुआ। एक सिस्टम हमारा ऐसा है क्योंकि सारा का सारा सिस्टम किसान को गिद्ध दृष्टि से देख रहा है। हर व्यक्ति कोई फर्टिलाइजर बेच करके उसके साथ बिजनेस कर रहा है, कोई पेस्टिसाइड बेच करके बिजनेस कर रहा है, कोई बीज बेच करके बिजनेस कर रहा है। और जब किसान मंडी में अपनी उपज ले जाता है तो उसकी बोली लगती है और 40 रुपए किलो की जो सब्जी है, जो कंज्यूमर को 40 रुपए किलो में मिलती है, किसान की वो उपज 10 रुपए किलो में बिकती है। एक सिस्टम है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। हम यहाँ पर सिर्फ इतनी बात आपसे अनुरोध करता हूँ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ से, नेचुरल फार्मिंग के विषय को लेकर के, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो ये निवेश जाता है बाजार में वो ना जाए। सीधी सीधी बात है। तो मेरे कितने भी वीडियो आप देखेंगे, मैं वीडियो में एक भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाने की बात करता हूँ और खेत की बायोडाइवर्सिटी को सुधारने की बात करता हूँ। दो चीज़ें हैं, भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ाएं क्योंकि समझना बात को, उर्वरता का मतलब है भूमि के पास फसल जो बोई है उसको पोषण कितना दे पा रही है, पोषण। अब जब जमीन के पास पोषण है ही नहीं तो जमीन फसल को पोषण कैसे देगी? तब आपको रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी। भूमि में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव कितने हैं? क्योंकि भूमि में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव अगर हैं तो जमीन में जो नेगेटिव पैथोजन जो फसलों में बीमारियां फैलाएंगे उनको यही नियंत्रित करते हैं। लेकिन ये मैं पेस्टिसाइड डाल के मार चुका, इसलिए फसल में बीमारी कंटिन्यू कर रही है और कंटिन्यू आपको फंजीसाइड देने पड़े। भूमि के ऊपर की जैव विविधता जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मतलब है बायो का मतलब है वनस्पतियां कितने प्रकार की हैं और जीव जंतु कीट पतंगे कितने प्रकार के हैं। क्योंकि मैं मोनोकल्चर, हमारे सिस्टम ने पूरे देश के किसानों को मोनोकल्चर की ओर ढकेल दिया और ये कहा जाता है कि गन्ने की खेती करो, मोनोकल्चर, यानी कि देश का कोई किसान कपास ही बोता है, कहीं कहीं का गन्ना ही होता है, कहीं आलू ही होता है, कहीं गेहूं ही होता है। ये मोनोकल्चर है मित्र। खेती का ये नियम है ही नहीं। जब हम खेती की संस्कृति को, खेती की परंपराओं को तोड़ देंगे तो आप कर्ज में डूबे रहेंगे। खेती की परिभाषा मोनोकल्चर नहीं है, क्योंकि जो किसान केवल गन्ना बोएगा वो अपने लिए गेहूं खरीदेगा, दालें खरीदेगा, तेल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा। जो किसान केवल कपास उगाएगा वो अपने लिए सब कुछ खरीदेगा। जो किसान केवल आलू उगाएगा, केवल आलू ही खाएगा, बकाया सारी चीज़ें बाजार से लाएगा। मित्र, खेती का ये नियम नहीं है, हमने नियम तोड़ दिया और ये नियम हमने तोड़ा नहीं, हमको तोड़वाया गया। आज के
70 साल पहले हर किसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती करता था। अगर वो पशु पालता था तो पशुओं के लिए दाने की व्यवस्था खुद करता था, खली की व्यवस्था खुद करता था, चारे की व्यवस्था खुद करता था। आज गांव में जो पशु पालता है, 4 भैंस पालता है, वो भी मोटरसाइकिल में रख करके उसके लिए चूनी चोकर खली लाता है। ये सारी चीज़ें मिलावटी। मैं अपने लिए भी भोजन बाजार से लाता हूँ। मोनोकल्चर के कारण मुझे अपने लिए भी दाल चावल सब्जी तेल दूध लेना पड़ता है, और पशुओं को खिलाने के लिए भी हमको दाना चोकर खली खरीदनी पड़ती है। और सारी इंडस्ट्री ये सब मिलावट करके बेच रही हैं। इसीलिए 1-1 लाख की 1.5-1.5 लाख की भैंस कई बार किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, बीमार हो जाती है, और आप घाटे में चले जाते हैं। खेती एक ऐसा धर्म है कि सारी ज़रूरतें खेती से पूरी करनी है। खेत की ज़रूरत भी खेत से पूरी होगी, पशु की ज़रूरत भी खेत से पूरी होगी, परिवार की ज़रूरत भी खेत से पूरी होगी। किसान को बाजार जाना ही नहीं है। नमक लेने के लिए जाना है, वस्त्र लेने के लिए जाना है, जूता लेने के लिए जाना है, लेकिन चावल खरीदने, गेहूं खरीदने, सब्जी खरीदने, दूध खरीदने, इनके लिए जब किसान बाजार नहीं जाएगा, या जो फसल बो रहा है उसके लिए उर्वरक खरीदना, पेस्टिसाइड खरीदना, कृषि यंत्र खरीदना, ये जब नहीं खरीदेगा तब वो किसान हमारा फायदे में आ सकता है। लेकिन अभी तो किसान को ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया सिस्टम ने, अज्ञानता में। हमारे फोर फादर बहुत ज्ञानी थे। आज के ठीक 50 साल 70 साल 80 साल पहले ना फर्टिलाइज़र बिकता था, ना पेस्टिसाइड बिकते थे, ना बोरिंग थी, ना नहरें थीं, और प्रॉपरली खेती हो रही थी। आज क्या हुआ? तो किसान के घरों में तब सोना चांदी गड़ा हुआ करता था। इस हरित क्रांति के बाद हमको लालच में फंसाया गया, और धीरे धीरे एक मजबूरी थी, शॉर्ट टर्म मजबूरी थी। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और 1990 में 30 साल में मैं आत्मनिर्भर बन गया था। लेकिन इस दरमियान 30 साल के दरमियान जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बीज, कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियां थीं, जिन्होंने बड़े बड़े कारोबार इस्टेब्लिश कर लिए, अब वो नहीं चाहते कि किसान इस सत्य को समझे। वो तो चाहेंगे कि किसान इसी में फंसा रहे, और अगर किसान देश का इसी में फंसा रहा तो ये सबके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मानव सभ्यता के लिए खतरे की घंटी है। आज गांव बर्बाद हो गए, इसलिए क्योंकि खेती में जो लागत लगती इतनी ज़्यादा हो गई कि किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो मज़दूर नहीं रख सकता। अब मज़दूर नहीं रख सकता तो गांव के भूमिहीन परिवार बड़े बड़े शहरों में पलायन कर गए। लेकिन खेती के कुछ काम ऐसे हैं जो यंत्र नहीं करते, वहाँ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। मित्र, मैं क्या कहता हूँ, अगर आप मेरी सुनेंगे, मेरी मानेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो तय कर लीजिए, आज देश में एवरेज जो होल्डिंग है, वो एवरेज होल्डिंग 0.9 हेक्टेयर की है। यानी एक किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन औसत में आ रही है, और 2 एकड़ का किसान किराए के ट्रैक्टर से खेती कराता है। 1 एकड़ की अगर खरीफ और रबी दोनों सीजन की फसल बोता है तो कम से कम 7 बार जुताई करानी पड़ती है। 2 हेक्टेयर का किसान 1 एकड़ की जुताई में 800 रुपया लगता है, और 7 बार जुताई कराई तो 8 सते 5600 रुपया हो गया। और चूँकि 2 एकड़ है तो ये करीब करीब 11,000 के ऊपर पार हो गया। एक किसान जिसके
कपड़े फटे हैं वो 11,000 किसान 11,000 तो ट्रैक्टर के मालिक को दे देता है। हर किसान के पास ट्यूबवेल नहीं है, किराए का पानी लगाता है तो 100 रुपया घंटा लगता है। फिर यूरिया DAP भी लाता है, फसल में कीड़ा लगता है, बीमारी लगती है, ले दे के बराबर रोटी मिली और कुछ मिला नहीं। 75,000 का कर्जा था, वो कर्जा निपटा नहीं। मित्र, मैं बार बार कहता हूँ कि हमको ना जुताई ज़्यादा करानी है, ना पानी ज़्यादा देना है, ना उर्वरक देने हैं, ना पेस्टिसाइड देना है, कुछ नहीं देना। धरती माँ एक ऐसा है, धरती माँ जो है अगर ये स्वस्थ है, अगर ये बलवान है, अगर ये बहादुर है, इसकी बहादुरी का मतलब है इसमें जीवांश कार्बन। अगर जीवांश कार्बन है तो जीवांश का मतलब है जीवाणु हैं, मरे हुए जीवाणुओं का अंश है जीवांश। कार्बन का मतलब है कार्बनिक पदार्थ। आज खेती में कोई कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने की बात नहीं करता है। जीवाणु तो अभी अभी आया है, जीवामृत। जीवामृत पिछले 70 सालों से जीवांश कार्बन की कोई चर्चा नहीं हुई। 17वीं शताब्दी में मेरे कृषि योग्य भूमियों में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा था। 1960 के 50 के दशक में जीवांश कार्बन हमारी कृषि योग्य भूमियों में 0.6 था और आज जीवांश कार्बन जमीन में 0.3 बचा है। बस। जीवांश कार्बन क्या है मित्र? ये मान लीजिए, ये कार्बनिक पदार्थ को मैं कहता हूँ खून। कार्बन जमीन का खून है और जीवांश उसका हीमोग्लोबिन है। जैसे मेरे शरीर में खून कम हो जाएगा तो मेरे बीमारी लग जाएगी तो ठीक नहीं हो सकती। खून पर्याप्त हो और हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो भी मैं बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो ये एक लाइलाज बीमारी की तरफ खेती एक लाइलाज समस्या हो गई है। गांव में, किसान में, खेती में आने वाली मुश्किलों का समाधान किसी व्यक्ति के पास नहीं है और वो चाहते भी नहीं है समाधान हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये समस्या किसान की सॉल्व हो गई, किसान खेती के इस सत्य को जान गया कि भूमि की उर्वरता ही खेती का सत्य है, तो उर्वरक बेचने वाली कंपनियों का कारोबार ठप हो जाएगा। अगर किसान जान गया कि ज़मीन की नीचे की बायोडाइवर्सिटी और ऊपर की बायोडाइवर्सिटी सही है, तो बीमारी और कीट की समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा धंधा ख़त्म हो जाएगा। यानी ज़मीन अगर फर्टाइल बनती है तो सिंचाई के, बोरिंग के सामान बंद, फर्टिलाइज़र बंद, पेस्टिसाइड बंद। कोई चाहता नहीं कि बंद हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जब तक बंद नहीं करेंगे, आप उर्वरक डालना नहीं बंद करेंगे, पेस्टिसाइड डालना नहीं बंद करेंगे, ये सब नहीं बंद करेंगे, तब तक आपको घाटा ही घाटा होता रहेगा। मैं कहता हूँ कि वर्तमान में देश का जितना भी उत्पादन है वो उत्पादन बरकरार रहेगा और किसी भी रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस करना क्या है? करना इतना है कि मुझे जो अभी मेरे पास भ्रम है खेती में कि बिना फर्टिलाइज़र के नहीं हो सकती, इस भ्रम को बाहर निकाल के फेंक दीजिए और ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करिए। मेरे खेत में बीमारियां लगेंगी, फंजीसाइड डालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं डालना पड़ेगा। आप जंगल की मिट्टी का जीवामृत डालेंगे, भूमि जनित बीमारियां साफ हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं लगेंगी। डर हटा दीजिए। वायु जनित बीमारियां लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगा। संजीवनी खाद डालिए, बिल्कुल नहीं लगेगा। पत्ती काटने वाला, पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। जो यहाँ पर 4 जुताई करवा रहे थे, 4 जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएंगी, उस दिन 2 जुताई में, 1 जुताई में भी आप फसल बो सकते हैं।
करना सिर्फ इतना है कि हमें भूमि की उर्वरता बढ़ाना है और ऊपर की बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना है, खेत की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। और वो जब तक हम मिक्स क्रॉपिंग नहीं करेंगे, मिश्रित खेती, या सह फसली खेती, एक चीज तो ध्यान रखना, मोनोकल्चर करते हुए प्राकृतिक खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राकृतिक खेती का नियम अलग है। प्राकृतिक खेती का नियम है कि आपको ज़िंदगी जीनी है, आपको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए, सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए, तो उसके लिए हमको खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सब्जी की फसलें, फल के वृक्ष, पशुओं के चारे के वृक्ष, चूल्हे में रोटी बनाने के लिए भी जलाऊ लकड़ी के वृक्ष, ये सब करना पड़ेगा। और अगर हो सके तो हमें बैल आधारित खेती की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 11-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार छोटे छोटे किसान जो ट्रैक्टर की जुताई का देते हैं, उससे भी हमें बचना है। मित्र, हमें आने वाली पीढ़ियों का कल बचाना है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। इसलिए विषय तो समझने का है, और अगर इस विषय को मैंने समझने में देरी कर दी तो अभी 10 साल के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर अगर तुमको समझ में भी कुछ आएगा तो भी कुछ कर नहीं पाओगे। हमारी ये बातें जिन किसानों को अच्छी लगती हों, उनसे एक ही निवेदन है कि इन बातों को 12 करोड़ 14 करोड़ किसानों तक अगर पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि देश का कोई भी किसान कर्ज में न रहे, और ये रसायन मिला भोजन खा करके जो लोग, जिन जिन लोगों को बीमारियां हो गई हैं या जिनको होने वाली हैं, जिनको आगे होंगी, तो मनुष्य बीमार ना हो। आज सिस्टम ने क्या किया कि जब किसी फसल की ग्रोथ नहीं हुई तो फर्टिलाइजर पर गया। यहाँ नहीं गए लोग कि ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है कि ज़मीन में जीवांश कार्बन की कमी है। मतलब मैं सही समस्या के उस जड़ तक नहीं गया जिससे स्थायी निदान मिल सकता था। जीवांश कार्बन 0.3 है, फसल बढ़ नहीं रही, रासायनिक उर्वरकों को प्रमोट कर दिया गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई है, कीट लग रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड को प्रमोट कर दिया गया, बीमारियां लग रही हैं, जमीन में लाभदायक जीवाणु नहीं हैं तो फंजीसाइड को प्रमोट कर दिया गया। हम सब चीज़ को प्रमोट करते आए हैं, और बाजार के लिए बाजार जिंदा रहे, प्रकृति मर जाए तो मर जाए, किसान मर जाए तो मर जाए। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि मेरी इन बातों को दूरस्थ इलाकों तक पहुँचाने का प्रयास करें। नमस्कार।